हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेसन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इसके पार्ट 2 पे, जहां पर हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो करती है। तो मैं हूं भारती नीमकर और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज। तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? टेलीग्राम पर। जो टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जो आपकी क्वेरीज हैं, नोट्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो टॉपिक इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारा लेसन है। अब जो फैक्ट्रीज थी, पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो काम था, है ना, वो शुरू किया गया आउटस्कर्ट्स में, राइट। आउटस्कर्ट्स में जब काम शुरू हुआ तो लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया कि काम कैसे हो सकता है। फैक्ट्रीज नहीं थी तब, है ना। तो फैक्ट्रीज को सेटअप करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें अपने काम को ना इंटरनेशनली लेकर जाना था। और अगर आप अपने काम को इंटरनेशनली लेकर जाना चाहते हो तो यू नीड अ फैक्ट्री और अ कंपनी, है ना। काफी सारी चीजें हम लोगों को चाहिए होती है। तो फैक्ट्रीज कैसे आई, ये हमारा यहाँ पर थॉट है। तो जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में, है ना, केम अप बाय दी 1730, ठीक है। तो यहाँ पर 1730 में फैक्ट्रीज यहाँ पर आई। बट इट वाज ओनली इन दी लेट 18, यानी कि 18 सेंचुरी जो थी वो मतलब उस टाइम पे खत्म होने वाली थी। दैट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। तो लेट 18 सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज थी वो मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि बढ़ गई, यानी कि इंक्रीज हो गई, ठीक है। नंबर इनका बढ़ गया। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वाज कॉटन। तो सबसे पहले फैक्ट्री इसकी सेटअप की गई। यहाँ पर हम जब भी पढ़ रहे हैं तभी हम देख रहे हैं कि कुछ कॉटन गया या वूल गया फैक्ट्री में, फिर उसको भेजा गया, देन उन दोनों की स्पिनिंग की गई, है ना। स्पिनिंग के बाद फिर वो वीवर के पास गया। वीवर के बाद उसने उस कपड़े को बुना, और बुनने के बाद फिर उसको डाई किया गया, है ना। डाई करने के बाद इट गोज टू मार्केट। तो यही कुछ प्रोसेस है जो यहाँ पर फॉलो किया जाता है ना। मेजर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्या है? कॉटन है और वूल है। तो इट्स प्रोडक्शन बूम, है ना, लेट 19 सेंचुरी, इसका मतलब बहुत बूम हो गया, दैट मीन्स बहुत जोरों से फैला, ठीक है। तो 1760 में जो ब्रिटेन था वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन। तो ऑब्वियसली जो ब्रिटेन था इसने इंडिया से बहुत सारा कॉटन जो था क्या किया? इंपोर्ट करवाया, है ना। इंपोर्ट करवाया और क्या की? अपनी जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसको फीड किया कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कॉटन मिले, और जो इंडिया कॉटन प्रोड्यूस करता है उसको हम नहीं खरीदें, क्योंकि यहाँ से जो भी कॉटन खरीदने के बाद हम लोग फैब्रिक मैन्युफैक्चर करेंगे वो हम ऑल ओवर वर्ल्ड उसको क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। तो यही इनका पर्पस था, ठीक है। बाय 1787 ये इंपोर्ट जो था ये 22 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि इट इंक्रीज, दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मतलब जो भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। लेट अस लुक ब्रीफली, देखते हैं इनको। सबसे पहले क्या किया गया? अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन दी 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी में हमने इन्वेंशन करने स्टार्ट किए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? जो प्रोडक्शन है कॉटन का उसे बढ़ा सकें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फटाफट से, मतलब उसे बड़ी एफिशिएंसी के साथ किया जा सके, ठीक है। इंक्रीज किया गया, एफिकेसी इंक्रीज की गई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ये सभी चीजें परफॉर्म की जाने लगी, ठीक है। यही इसका प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है कॉटन वीविंग का या कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का। इससे क्या हुआ? दे एनहांस द आउटपुट पर वर्कर। इन्होंने मतलब जो वर्कर था वो पहले इतने काम करता था, फिर इन्होंने क्या किया? ये इतने काम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। अब सब वर्कर्स को कहा गया कि भाई तुम लोग ज्यादा काम करो, तुम लोग ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सामान ज्यादा बिकेगा और ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो दे मेड पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यार्न। तो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर, मतलब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर हम लोग यार्न्स बनाने लगे, थ्रेड्स बनाने लगे, ताकि वो मजबूत कपड़ा रहे, टिके, है ना, वो लॉन्ग टाइम तक चले। ये नहीं रहे कि हमने कपड़ा खरीदा तो बहुत जल्दी वो खराब हो गया। फिर कौन आए? द रिचर्ड ऑकराइट। इन्होंने क्रिएट की एक कॉटन मिल, ठीक है। इन्होंने कॉटन मिल एक फॉर्म की। तो कॉटन मिल बनाने के बाद इस समय तक, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कॉटन प्रोडक्शन था वो पूरी कंट्री साइड में स्प्रेड हो चुका था, है ना। और इससे क्या हुआ? जो विलेज के हाउस होल्ड थे वहां तक ये काम गया। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि जो मर्चेंट्स थे,
मर्चेंट्स कहाँ से बिलोंग करते थे? टाउन से। लेकिन टाउन में इनको बिजनेस में एंट्री नहीं मिली, तो फिर ये कहाँ गए? कंट्री साइड पे। ठीक है, कंट्री साइड पे बहुत सारे पुअर पीपल थे, पीजेंट्स थे, तो उनको इन लोगों ने काम में लगाया, और काम में लगाने के बाद जो भी सामान बनाया गया, जो भी प्रोडक्शन वो टाउन्स में भेजा गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही बताया गया है कि मतलब ये सारा जो सिस्टम है ये पूरे एक एक गांव तक पहुंच गया यूके में। लेकिन अब जो कॉस्टली मशीनें थी, कॉस्टली न्यू मशीन जो थी, कुड बी परचेज, उसे हम खरीद सकते थे। फिर हम क्या कर सकते थे? एक मिल मेंटेन कर सकते थे। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? एक मिल खरीद सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मिल खाली रहेगी? उसमें मशीन्स चाहिए, है ना? उन मशीन्स को रन करने के लिए वर्कर चाहिए। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या पावर हम लोग कह सकते हैं, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, है ना? तो ये सब कहाँ से मिलेगा? ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा ना मिल को, तो ये सब चीजें हमें लानी पड़ेगी। ठीक है, विद इन द मिल जितने भी प्रोसेसेस थे, है ना, वर ब्रॉट टुगेदर, उनको एक छत के नीचे लाया गया और एक मैनेजमेंट के थ्रू उसको रन किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इससे कुछ चीजें हुई, वो क्या कि केयरफुल सुपरविजन करना पड़ा, है ना? सुपरविजन देखो अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन है वो खराब हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, राइट? तो इसीलिए सुपरविजन के लिए यहाँ पर एक पर्सन को रखा गया। इससे क्या हुआ? क्वालिटी देखी गई, रेगुलेशन ऑफ लेबर देखा गया कि लेबर किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं वो अच्छी है या नहीं है ना? जिससे क्या हुआ? ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। अब अगर ये प्रोडक्शन कंट्री साइड में हो रहा है तो हमें ये देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ देखो, ये मान लीजिए ये स्टेट है, ठीक है, आप यहाँ रहते हो या कहीं भी रहते हो, और आपने जो प्रोडक्शन करवा रहे हो आप इस बाउंड्री पे करवा रहे हो, तो आपका रोज रोज यहाँ बाउंड्री की चेकिंग करना, है ना, कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये काम रेगुलरली देखना पॉसिबल नहीं था कंट्री साइड पर। तो क्या हुआ फिर? जो अर्ली 19th सेंचुरी थी, यानी कि जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई, तो जो फैक्ट्री थी इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। यानी कि जो अंग्रेज थे, जो इंग्लिश पीपल थे, वो यहाँ मतलब उनका रेगुलर हो गया। ठीक है, एक पार्ट बन गया कि वो उसको विजिट करने आएंगे ही आएंगे, राइट? तो वो क्या देख रहे थे? वो क्या विजिबल वहां पर हो रहा था कि कुछ नई मिल्स बन रही है ना? नई मिल्स बन रही है, नंबर बढ़ रहा है, सो मैजिकल सीम्ड टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि अब जो नई टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों ने अडॉप्ट की है, जो हम लोग लाना चाहते हैं, वो यहाँ दिखाई दे रही है ना? जिससे क्या हुआ? जो कंटेम्पररीज थे वर डेजल्ट। ठीक है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी। अब देखो एक फैक्ट्री खुली है, अब जरूरी थोड़ी है सिर्फ एक ही खुलेगी, दूसरी भी फैक्ट्री भी खुलेगी, राइट? सबको क्या करना है? काम बढ़ाना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आना था, उसे आगे चलाना था, है ना? टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना था, वर्कर्स को इंट्रोड्यूस करना था, फैक्ट्रीज को लेकर आना था। तो सबने क्या किया? जिन जिन के जो काम थे, जो कंट्री साइड पर ये लोग कर रहे थे, तो वहां पर क्या कंपटीशन बढ़ने लगा, राइट? इसके बाद दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स। उनका जो ध्यान था, किसका? जो इंग्लिश पीपल थे, जो उनका ध्यान था वो कहाँ रहा? मिल्स के ऊपर रहा। ठीक है, और ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बाइलेंस एंड द वर्कशॉप वर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। अब इनका ध्यान कहाँ से हट गया? इनका ध्यान हट गया जो वर्कशॉप्स थी और जो प्रोडक्शन वहां पर हो रहा था, बाइलेंस और वर्कशॉप्स में जो प्रोडक्शन हो रहा था, वहां से इनका ध्यान हट गया, क्योंकि अब इनका फोकस सिर्फ कहां पर है? कॉटन मिल्स पर। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल चेंज था उसकी स्पीड कैसी थी, पेस किस हिसाब से यहाँ पर चल रहा था, देखते हैं। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब यहाँ पे बच्चे फिर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ रैपिड वाज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कितना तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो चल रहा था, और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, मीन ओनली ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री, मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री क्या सिर्फ इसी से ग्रो कर रही थी? जानते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री थी ब्रिटेन में, है ना, वो किसकी थी? क्लियरली मेटल और कॉटन की थी, है ना? यहाँ पे सिर्फ मेटल का काम हो रहा है, देखो कार बन रही है या ट्रेन बन रही है, या फिर सिर्फ कॉटन का काम है, दो ही डायनामिक इंडस्ट्री थी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 1840 में ये ग्रो हुई एट अ रैपिड पेस, है ना? कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर यहाँ पर, और फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइन अप दी, यहाँ पे लाइन अप होने लगा। एंड यहाँ पर क्या हुआ? जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी
इन्होंने भी अपना कुछ रास्ता बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इंडस्ट्री कौन सी रही? आयरन की, कॉटन की, है ना, और स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो रखी थी। इसके बाद विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, अब रेलवे भी एक्सपैंड हो रहा था, है ना, ब्रिटिशर्स ने ही रेलवे हर जगह एक्सपैंड किया था। जो रेलवे नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में है, सबसे पहले किसने सेट किए थे? ये ब्रिटिशर्स ने ही सेट किए थे, क्योंकि इनको सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता था। गुड्स जो भी किसी कंट्री में बन रहे हैं या कहीं दूसरी कंट्री से लाए जा रहे हैं, तो लाने का सबसे आसान तरीका वाज रेलवे, ठीक है। तो इंग्लैंड फ्रॉम 1840 एंड इन दी कॉलोनीज फ्रॉम 1860, तो इन्होंने रेलवे का एक्सपेंशन किया। ये इनका सबसे बढ़िया काम था मेरे हिसाब से। आई थिंक जो भी ये लोग कर रहे थे, पता नहीं इन्होंने चीजें खराब की, पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन्होंने बहुत अच्छी की, है ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? किसकी डिमांड बढ़ी? आयरन की डिमांड बढ़ी, ठीक है। स्टील की डिमांड बढ़ी, बहुत तेजी से, इंक्रीज्ड रैपिडली। इसके बाद 1873 में जो ब्रिटेन था वाज एक्सपोर्टिंग आयरन। अब ब्रिटेन आयरन को एक्सपोर्ट करने लगा, यानी कि बाहर के देशों में बेचने लगा। एंड स्टील वर्थ रुपीज कितना? यूरो 77 मिलियन, ठीक है। और फिर क्या हुआ? डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर ब्रिटेन? किसने स्टील और आयरन बेचा, उसमें बेचने बेसिस यूरो 77 मिलियन का, मतलब इसने ट्रेड किया। अब उसी के साथ साथ इसने कॉटन का ट्रेड किया, इससे डबल में। तो मतलब ये तो फायदे ही फायदे में है ना। यूके से सारा सामान देखो हर जगह जा रहा है, स्टील कॉटन, स्टील और आयरन जा रहा है, फिर कॉटन भी जा रहा है साथ में, ठीक है। अब सेकंड रीजन क्या है? जो इसका पेस है, जो स्पीड, किस स्पीड से चल रही थी यहाँ पर? न्यू इंडस्ट्रीज जो थी, है ना, वो इजीली डिस्प्लेस नहीं हो पा रही थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल काम छोड़ना नहीं चाहते। नए काम सीखने में टाइम लग रहा था, मशीनों को अडेप्ट करने में, उसको समझने में टाइम लग रहा था, ठीक है। इवन जो कि जब 19वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी, जो लेस देन 20% जो लोग थे, है ना, जो वर्क फोर्स थी, was employed in the technologically advanced industrial sector, तो मतलब सिर्फ 20% लोगों से कम लोगों को मतलब कहाँ पर अपॉइंट किया गया? टेक्नोलॉजिकली सेक्टर में। देखो अब मतलब देखा जाए तो मेजर जो मेजोरिटी पब्लिक है, उसको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी। इसका मतलब वो इस सेक्टर में आना ही नहीं चाहती थी, वो अपने जो ट्रेडिशनल उनकी इंडस्ट्री तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी, है ना। इसलिए यहाँ मुश्किल हो रहा था नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, यही एक यहाँ पर रीजन रहा। आगे जो टेक्सटाइल था, है ना, वो एक डायनामिक सेक्टर था और अभी भी है, ठीक है। बट जो लार्ज पोर्शन था आउटपुट का जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, बल्कि डोमेस्टिक यूनिट्स यानी कि घर में हो रहा था, जैसे लेडी आपको देख रहे हो ये कर रही है, ठीक है। इसके लिए फैक्ट्री सेटअप नहीं थी। तो तीसरा रीजन जो उसकी स्पीड जो चल रही थी, यानी कि जो पेस ऑफ चेंज था इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय द स्टीम पावर्ड, वो स्टीम पावर से सेट नहीं हुआ, बल्कि स्टीम पावर्ड कॉटन या मेटल इंडस्ट्री से नहीं सेट हुआ, बल्कि बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टेगनेट ईदर। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है, वो फैक्ट्रीज में नहीं थी उस टाइम पर। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ आई। और दूसरी बात ये समझ आई कि ये जो कॉटन इंडस्ट्री थी, ये स्टॉप नहीं हुई, कभी रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि इसकी कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। ये सारे काम कहाँ हो रहे थे? हाउस होल्ड, घर में, है ना, और सारे लोग अपने घर में काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई काम करने में। तो ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस यहाँ पर हो रहे थे, है ना, वर द बेसिस ऑफ किसका? ग्रोथ इन दी नॉन मैकेनाइज सेक्टर। जैसे कि नॉन मैकेनाइज सेक्टर कौन से थे? फूड प्रोसेसिंग, है ना। यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई मतलब इतना टफ काम नहीं था जो शायद लोग नहीं कर पाए। बिल्डिंग बनाना, है ना, पोट्री, ये काम मेरे ख्याल से मशीनों से नहीं होता, कभी भी शायद हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ हाथ के काम है ना। प्रोडक्शन इम्प्लीमेंट्स, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, फर्नीचर मेकिंग, ये कभी नहीं हो सकता, मतलब ये काम मशीन कर ही नहीं सकती, हमेशा हाथ से। टैनिंग, जो भी हम लेदर लेकर आ रहे हैं उसकी टैनिंग किस तरीके से करनी है, शाइनिंग वहां पर किस तरीके से लेकर आनी है। अब फोर्थ चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। टेक्नोलॉजी को ना यहाँ बहुत टाइम लगा आने में। क्यों? क्योंकि हमारा सारा काम कहाँ हो रहा था? डोमेस्टिकली, है ना, घर में हो रहा था, हाउस होल्ड में, ठीक है। आगे चलते हैं। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, है ना। ये मतलब इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे हमें दिखाई नहीं दे रही थी फैक्ट्रीज की, यहाँ पर भी हैं। देखिए जिस तरीके से आयरन स्टील इंडस्ट्री हम लोगों को दिख रही थी, उस तरीके से कॉटन इंडस्ट्री नहीं दिख रही थी, क्योंकि सारा काम घर में हो रहा था। नई टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव थी,
है ना? और जो मर्चेंट्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत कॉशियस थे कि मतलब इसे यूज करें नहीं करें, वैसे भी हमारा इसके बिना काम चल रहा है, क्या यूज करना चाहिए? तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी जा रही थी। ठीक है, तो सोच रहे थे लोग कि पता नहीं खरीदे या नहीं खरीदे। जो मशीन्स थी वो कभी कभी टूट जाती थी, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसे रिपेयर कराना बहुत महंगा पड़ रहा था। देखो, जब भी कोई चीज नहीं आती ना मार्केट में, तो उसके जो मैकेनिक्स होते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, है ना? लेकिन जब सभी लोग यूज्ड टू हो जाते हैं और सभी के पास वो चीज़ हो जाती है, तो फिर उसका मैकेनिज़्म भी सस्ता हो जाता है। तो बट स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है ना। अब देखो, ये स्टीम इंजन है, इसको देखो, ठीक है? अब इस स्टीम इंजन को क्या सही करने के लिए, मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना, इसका मैकेनिक अलग होगा, सब चीज़ें अलग होगी। तो जो जेम्स वॉट था, जेम्स वॉट, उन्होंने इम्प्रूव किया स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू कॉमन और जो पेटेंटेड न्यू इंजन एंड इन दी 1781। तो इन्होंने क्या किया, अपने इंजन को पेटेंट करा लिया पहले तो, कि भाई पहले इसका नाम मेरे नाम पे रखा जाए, ताकि कोई और इसका वो ना करने लगे, प्रोडक्शन नहीं करने लगे। तो जो जेम्स वॉट था, उसका एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड था जिसका नाम था मैथ्यू बोल्टन। तो इस इन्होंने क्या किया, इस स्टीम इंजन का एक नया मॉडल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। देखो, अच्छा हुआ ना, इन्होंने अपना जो मॉडल था वो मैन्युफैक्चर करा लिया। अगर नहीं कराते तो क्या होता, वही बेचने लग जाता, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं होता। बट फॉर इयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स। अब इसको, किसको, मैथ्यू बॉल्टन को कोई बायर नहीं मिला। अब बायर अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई नहीं सामान खरीदेगा, तो फिर किसका सामान खरीदा जाएगा, जेम्स वॉट का, है ना? अब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ, देयर वर नो मोर 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर द इंग्लैंड। सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है? अब इसमें से जो स्टीम इंजन थे वो कहाँ-कहाँ यूज हो रहे थे? सबसे पहले 80 यूज हो रहे थे कॉटन इंडस्ट्री में, 9 यूज हो रहे थे वूल इंडस्ट्री में, रेस्ट यूज हो रहे थे माइनिंग में, ठीक है, कनाल वर्क्स में, आयरन वर्क्स में। तो यहाँ सब सारे यूज हो गए, दैट मीन्स हमें जरूरत पड़ रही है स्टीम इंजन की, और स्टीम इंजन क्या है, डिमांड में है। तो जो स्टीम इंजन थे वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री टिल मच लेटर इन दिस सेंचुरी। तो बाद में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं रह गया, ठीक है? इसके बाद जो मोस्ट पावरफुल नई टेक्नोलॉजी थी जो मतलब आई, ठीक है, उसने एनहांस की प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, किसका, लेबर का। मतलब लेबर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा दिया, एक्चुअली लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी कि लेबर पहले से ज्यादा काम कर पा रही है, ठीक है, मनी फोल्ड, राइट? एंड वाज स्लोली एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इसको एक्सेप्ट सा नहीं कर रहे थे, मतलब कि अगर हम मशीन ले आते तो क्या होता, क्योंकि वो उनको एक्सपेंसिव लग रही थी। अगर आप एक्सपेंसिव लग रही है तो काम भी स्लो हो रहा है, अगर आप मशीन खरीद लोगे तो आपको काम भी जल्दी जल्दी कर पाएगी। तो जो हिस्टोरियंस है फिर उनको लगा कि इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज दैट जो टिपिकल वर्कर है मिड 19th सेंचुरी में was not machine operator but the traditional craft person and laborer। तो यानी कि यहाँ से एक बात पता चली कि 19वीं शताब्दी के समय में, जो कि मध्य में चल रहे थे, उस समय कोई भी मैकेनिकल ऑपरेटर नहीं था, सभी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लोग थे। तो होपफुली आपको ये टॉपिक यहाँ समझ आया होगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इंफॉर्मेटिव था ये लेसन, है ना? और काफी अच्छी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी कि किस तरीके से फैक्ट्री आई और कौन सी फैक्ट्री सबसे ज्यादा लीडिंग थी, कॉटन थी, आयरन और स्टील, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आप सभी हमें मिल सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको नोट्स और क्वेरीज आपकी यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।